दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। माध्यमिक कक्षाओं में सरल गतिविधियों द्वारा विज्ञान पढ़ाने की श्रृंखला में हमने अभी तक कक्षा 6 की विज्ञान पुस्तक के पाठों पर चर्चा की है। आज से हम कक्षा 7 की विज्ञान पुस्तक के पाठों पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आज हम कक्षा 7 की विज्ञान पुस्तक के पहले पाठ पृथ्वी पर जीवन के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय में दो अलग अलग बातें बताई गई हैं। पहली बात खाद्य श्रृंखला के संबंध में है और दूसरी बात पर्यावरण के कारण होने वाली जैव विविधताओं के संबंध में है। आइए हम इन दोनों को पढ़ाने के तरीकों पर विचार करें। पहले खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। यहां हमें बच्चों को यह बताना होगा कि खाद्य श्रृंखला वास्तव में कोई श्रृंखला, चेन या जंजीर नहीं है, बल्कि इस दुनिया में जीवधारियों के बीच ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है उसे बताने का एक तरीका है। यह तो सभी जानते हैं कि जीवधारियों को अपने जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें शरीर के दैनिक कार्यों जैसे चलना, उठना, बैठना, पाचन, उत्सर्जन आदि के लिए चाहिए। इसके अतिरिक्त शरीर के बढ़ने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जानते हैं कि संसार में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य ही है, अतः जीवधारियों को भी यह ऊर्जा प्रारंभिक रूप में सूर्य से ही मिलती है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल की सहायता से स्टार्च में परिवर्तित कर लेते हैं। इस कार्य के लिए पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल नाम का हरा पदार्थ आवश्यक है। क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्च बनाने की क्रिया करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्टार्च में यह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहती है। इस स्टार्च को पौधे और पौधों को खाने वाले प्राणी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन के पाचन में स्टार्च से रासायनिक ऊर्जा निकल आती है, जिसका उपयोग प्राणी करते हैं। क्योंकि ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य ही है, इसीलिए सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से ही प्रारंभ होती हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में पौधे उत्पादक होते हैं, क्योंकि भोजन का उत्पादन तो वो ही करते हैं। पौधों को खाने वाले जीव प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि पौधों को खाकर उनसे भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो जीव केवल पौधों को ही खाते हैं उन्हें शाकाहारी जीव कहा जाता है। कुछ जीव अन्य जीवों को खाकर उनसे भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हुए। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता भी हैं जो मांसाहारी जीवों को खाते हैं। खाद्य श्रृंखला तब पूरी होती है जब पौधों द्वारा बनाया गया भोजन वापस कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में बदल जाता है और उसकी ऊर्जा निकलकर वातावरण में विलीन हो जाती है। जब कभी पौधे अथवा जीव अपने जीवन की क्रियाएं करते हैं तो वे भोजन को इसी प्रकार ऊर्जा प्राप्त करके जीवन की क्रियाओं में उसका उपयोग करते हैं। जीवों के मरने के बाद उनके शरीर का अपघटन हो जाता है। अपघटन का यह कार्य अनेक प्रकार के फफूंद एवं बैक्टीरिया आदि करते हैं। अपघटन की इस क्रिया से उनके शरीर के अवयवों से ऊर्जा निकल जाती है और अपघटन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बन जाते हैं। इस प्रकार अपघटन करने वाले प्राणियों को अपघटक कहते हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला का अंत अपघटकों से ही होता है। खाद्य श्रृंखला को इस प्रकार समझाने के बाद आप बच्चों को किसी प्राणी का नाम बताइए और उस प्राणी से संबंधित खाद्य श्रृंखला को पूरा करने का खेल बच्चों को खिलाइए। बच्चों को आप खाद्य श्रृंखला के बारे में YouTube की चैनल NTS नॉलेज हब पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध ये वीडियो भी दिखा सकते हैं। अब प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स। तो वो क्या करते हैं? रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन को, सन की रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में, AT के फॉर्म में। तो वो खाना स्टोर हो जाता है उनमें। अब ये जो प्लांट्स होते हैं वो कौन यूज़ करता है? प्लांट्स को हम क्या कह देते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर कह देते हैं। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या, जो उनकी एनर्जी है वो कौन यूटिलाइज करेगा? हर्बीवोर कौन है? काऊ है। ओके, नाउ काऊ, तो काऊ को हम क्या बोल देंगे? सेकंड ट्रॉपिक लेवल बोल देंगे। और यहाँ पे लाइन क्या हो गया? थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। अब काऊ को लाइन खा सकता है। सेम इस तरीके से थर्ड एनर्जी लेवल आ गया यहाँ पे। ओके,
तो ये 4 एनर्जी लेवल हो गया। फर्स्ट क्या हो गया, सन हो गया। सन में एनर्जी लेवल फुल रहती है, लेकिन जब प्लांट ने एनर्जी लेवल ली तो थोड़ी कम हो गई। काऊ ने ली तो उससे भी कम हो गई, और लाइन ने ली तो उसको बहुत ही कम एनर्जी लेवल लास्ट में मिलता है। क्योंकि ट्रांसफ़र में एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है तो उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। नाउ अब देखेंगे फूड वेब क्या होता है। फूड वेब कुछ नहीं, इसमें ये रहता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फुली डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे कि ग्रास को ग्रास हॉपर भी खाता है और ग्रास हॉपर को हॉक भी खा लेगा, ठीक है। ग्रास को ग्रास हॉपर भी खाएगा और ग्रास हॉपर को लिजार्ड भी खा सकता है, हॉक भी खा सकता है। सेम ग्रास को रैबिट भी खा सकता है और रैबिट को हॉक खा सकता है। ग्रास को माउस भी खा सकता है, हॉक भी खा सकता है। ग्रास को माउस भी खा सकता है, माउस को स्नैक भी खा सकता है, और स्नैक को कौन खा सकता है, हॉक भी खा सकता है। अगर इसमें से एक भी स्पीसीज क्या हो जाती है, एक्सटेंट हो जाती है, तो क्या होगा, सोचा है? अगर एक भी स्पीसीज एक्सटेंट हो जाती है, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। इट इफेक्ट होल फूड वेब। जैसे यहाँ पे हमने ये स्नेल को गायब किया तो ये पूरी चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी फूड वेब भी डिस्टर्ब हो जाएगी। या यहाँ से ये दूसरा वाला इंसेक्ट गायब हो गया, एक्सटेंट हो गया, तो भी पूरी फूड वेब वेस्ट हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला को और अच्छी तरह से समझाने के लिए आप बच्चों से एक अन्य खेल भी करा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चे को पौधा बनाइए, दूसरे को पौधे को खाने वाला कीड़ा बनाइए, तीसरे को कीड़े को खाने वाला चूहा बनाइए, और इसी तरह से खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए खाद्य श्रृंखला का खेल आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। आप बच्चों से खाद्य श्रृंखला के पोस्टर और कोलाज आदि भी बनवा सकते हैं। आइए अब पृथ्वी पर विविधता और अनुकूलन के बारे में बात करते हैं। यहाँ बच्चों को ये बताना होगा कि पर्यावरण के कारण जीव अपने शरीर के अंगों में परिवर्तन कर लेते हैं, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। इस प्रकार के अनुकूलन से ही विविधता उत्पन्न होती है। आप अपने आसपास से उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार कैक्टस के पौधे में जल को एकत्रित करने के कारण उसका तना मोटा हो जाता है। इसी तरह से कीड़ों, छिपकलियों, गाय आदि के उदाहरण देकर विविधता और अनुकूलन को समझाया जा सकता है। बच्चों को रेगिस्तान के जीवों, ध्रुवीय जीवों, समुद्र के जीवों आदि के उदाहरण देकर अनुकूलन और विविधता के बारे में और अच्छी तरह से समझाइए। जीवों में अनुकूलन और विविधता के बारे में आप बच्चों को YouTube के चैनल ERCJPP पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस में उपलब्ध ये वीडियो भी दिखा सकते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी अपने आसपास के सजीवों का निरीक्षण किया है? हम अपने चारों ओर फैले सजीवों की सूची बनाते हैं। सजीवों का वास्तव्य कहाँ होता है ये लिखते हैं। क्या आपकी सूची बन गई है? आपका क्या निरीक्षण है? मुझे विश्वास है कि आपने अनेक सजीवों का निरीक्षण किया होगा और अपनी सूची में उनका समावेश भी किया होगा, जैसे कुत्ते, बिल्ली, छिपकलियाँ, कीटक। इस प्रकार के प्राणियों की एक बहुत बड़ी सूची बनी होगी आपके पास। इसके अलावा वनस्पतियों में घास, तुलसी, गुलाब जैसी सामान्य औषधि वनस्पति, नारियल, आम, नीम आदि वृक्षों का समावेश होगा। इसके अलावा यदि आपके परिवेश में कोई जलाशय है तो उसके पानी में भी आपको कुछ वनस्पति और प्राणी मिले होंगे। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये सभी प्राणी एक दूसरे से भिन्न हैं। कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ घसीटते हैं। इन सभी प्राणियों में विविधता दिखाई पड़ती है। हमने सिर्फ अपने आसपास दिखने वाले प्राणियों की सूची बनाई है। अब हम विभिन्न जलवायु के प्रदेशों के जैसे रेगिस्तान, पर्वतमय प्रदेश और बर्फीले प्रदेश आदि में रहने वाले प्राणियों का निरीक्षण करने की कोशिश करेंगे। इसके द्वारा हम जान पाएंगे कि इन सजीवों में भी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। सवाल ये है कि विविध जलवायु के प्रदेशों में रहने वाले सजीवों में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है? क्या आप इसके उत्तर के बारे में सोच सकते हैं? इसका कारण है कि विविध प्रदेशों में विविध प्रकार की जलवायु होती है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में जलवायु कैसी होती है? क्या आप बता सकते हैं? राजस्थान की जलवायु अत्यंत शुष्क, उष्ण होती है और वहाँ बारिश भी कम होती है। बच्चों, इसके विपरीत
आप कभी हिमाचल प्रदेश या कश्मीर जैसी जगहों पर गए हैं? वहाँ की जलवायु किस प्रकार की थी? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की जलवायु बहुत ठंडी होती है और वहाँ अच्छी बारिश होती है। अच्छा, क्या आपने ऊंट जैसा प्राणी या कैक्टस जैसी वनस्पति कश्मीर में देखी है? इसका जवाब नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि एक जलवायु में रहने वाला सजीव दूसरे प्रकार की जलवायु में जी नहीं सकता। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता होगा? इसका कारण है अनुकूलन की कमी। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन प्रक्रिया का अर्थ होता है अपने आसपास की जलवायु और वातावरण के अनुसार सजीवों के शरीर में धीरे धीरे संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन आते हैं जो उन्हें इन परिस्थितियों के साथ तालमेल रखने में मदद करते हैं। ये परिवर्तन विकास के दौर में धीरे धीरे और क्रमशः करोड़ों सालों में होते हैं। आपने साइबेरियन क्रेन इस पक्षी का नाम सुना होगा। ये पक्षी साधारणतया उत्तर ध्रुव के पास होते हैं जहां अत्यंत ठंड होती है, लेकिन ये पक्षी हर साल नवंबर और दिसंबर महीने में दक्षिण दिशा में उड़कर आते हैं। ये स्थलांतर उन्हें उत्तर ध्रुव की कड़ी ठंडी से बचाता है। इस प्रकार से वर्तन में जो परिवर्तन आता है वह सजीवों को जीने के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार सभी सजीव उनके आसपास के परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन करते हैं और स्वयं को जीवित रखने का प्रबंध करते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है। सोचिए, मानव दुनिया में कहीं भी किस प्रकार से रहता होगा? सारांश। बच्चों, आपने ये जान लिया होगा कि जलवायु में प्रदेश के अनुसार बदलाव होते हैं। इसी कारण सजीवों को उस जलवायु के अनुसार निजी परिवर्तन करके अपना अस्तित्व टिकाना पड़ता है। इसका अर्थ है कि हम संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वत्र सजीवों का अस्तित्व देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने की सरल गतिविधियों के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।